नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आज बात करेंगे उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर किस तरह से लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है वो हम आपको लगातार बताते रहते हैं और सरकार की तमाम योजनाएं पहाड़ चढ़ते चढ़ते थक जाती हैं। ऐसी ही एक और तस्वीर जो कि हकीकत से भरी हुई है वो आज आपको दिखाएंगे। घनसाली में किस तरह से भगवान भरोसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तो भगवान भरोसे शिक्षा इसलिए क्योंकि इस वक्त पहाड़ों में शिक्षा का जो भी स्तर है वो किसी से छिपा नहीं है। कहीं पर स्कूल नहीं है, कहीं पर भवन नहीं है, तो कहीं पर शिक्षक नहीं है, तो कहीं पर बच्चे ही नहीं हैं। सरकार कई योजनाएं भी चला रही हैं, लेकिन ये योजना क्या अंतिम गांव तक पहुंच पा रही है, क्या सीमांत क्षेत्रों तक ये योजनाएं पहुंच पाती हैं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि लगातार इस प्रदेश में शिक्षा के ऊपर चर्चा भी की जाती है, शिक्षा को सुधारने की बात भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बातें सिर्फ बातों तक ही सीमित रह जाती हैं। और असलियत ये है कि आज भी पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में शिक्षा को लेकर जो भी स्थिति सामने आती है वो बेहद गंभीर है, चिंता में डाल देने वाली है। क्योंकि वहां पर न तो भवन होते हैं और जो भवन होते भी हैं वो जर्जर स्थिति में होते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला घनसाली से सामने आया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड शिक्षा व्यवस्था का ढांचा किस कदर से चरमरा रहा है ये सभी को पता है। शिक्षा भी सरकारी और भवन भी सरकारी, लेकिन सरकार ही शिक्षा के प्रति खामोश बैठी हुई है। विद्या के मंदिर आज खुद की हालत सुधरने की प्रार्थना खुद करते नजर आते हैं। पहाड़ों में स्थिति इस कदर बदतर हो चली है कि शिक्षा के नाम पर स्कूल तो खुल गए, लेकिन बस खोलकर छोड़ दिए गए हैं। बावजूद इसके इन स्कूलों में ढांचा ही है, वो भी जर्जर स्थिति में है। कहीं भवन नहीं, कहीं टीचर नहीं, कहीं व्यवस्थाएं नहीं। और ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे उसका तो क्या कहना। ताजा मामला टिहरी जिले का है। टिहरी के सीमांत क्षेत्र में भी स्कूलों की हालत बाकी के स्कूलों के जैसी ही है। दुर्गम क्षेत्र भटगांव में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज की हालत भी जीर्ण शीर्ण बनी हुई है। पिछले 3 दशकों से ये स्कूल अपने विकास की तलाश कर रहा है। सबसे पहले आप सुनिए कि ये स्कूल जिन बच्चों के लिए बनाया गया है वो छात्र क्या कहते हैं। और जो ये हमारी क्लास है इसमें दरारें पड़ रखी हैं और इसमें पढ़ने में दिक्कत आती हैं, इसलिए हम नीचे भी बैठ रखे हैं और पढ़ने में बहुत समस्या होती है। नीचे बैठने में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, इस कारण हम जैसे सावन का मौसम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डर लगती है। कभी कभी हम सीधे घर चले जाते हैं या कमरे को छोड़ कर कहीं दूसरे कमरे में एडजस्ट होकर बैठ जाते हैं। हमको बैठने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है क्लास पे, इसलिए हमें ज़मीन पे बैठना पड़ता है। स्टूल मेज पूरे हो जाते हैं, पर क्लास में जगह नहीं है बैठने के लिए। लोग पहाड़ों की बदहाल स्थिति और बदहाल शिक्षा व्यवस्था से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि अब उनका भी सब्र जवाब देने लगा है। आखिर दे भी क्यों ना, आज तक विकास के आस में नजर जमाए बैठे ये लोग कब तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहेंगे। आप भी सुनिए खुद बीजेपी के वयोवृद्ध कार्यकर्ता क्या कहते हैं, क्योंकि जब विकास उन तक नहीं पहुंच पाया तो उनका भरोसा भी जवाब दे गया और जो शब्द निकले वो आप भी सुनिए। वहाँ पर विशेष कर ये देखा मैंने शेवरली कि जिसका पैसा अंदर जाता है मणि बेटा उसको वो काम दिया जाता है, उनको वहाँ पैसा दिया जाता है। हम गरीबों के, हम सीधे साधे लोगों के सोने हाथ बोल देंगे। सर आपने कभी जो क्षेत्र के आपके जनप्रतिनिधि हैं और जो भी सांसद विधायक हैं इन्हें आपने कभी लिखित रूप में अवगत कराया था सर? अपने जो बड़े हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, इनके पास बार बार मैंने कहीं कागज मैंने रद्दी की टोकरी में चले जो मेरे पास प्रमाण है। फिर गोनगढ़ घाटी, ऐसे हमारी ये सारी गोनगढ़ घाटी बिल्कुल एकदम अंधेरे में है। यहाँ ना कोई प्रतिनिधि कोई आता है, ना कोई कर्मचारी बड़ा आता है। वह आते लोग थोड़ा सा छोटे कर्मचारी चल जाते हैं। मैं आज ही कल मैंने एक चिट्ठी लिखी है विधायक साहब को, लेकिन उन्होंने जो उसमें कोई जवाब नहीं दिया। शिक्षा मंत्री को दिया, उसको जवाब नहीं दिया, क्यों यहाँ टीचर की कमी है। फिर बात ये है कि सबसे बड़ी समस्या जो ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, वो तो बिल्कुल कभी भी अचानक भी कोई मर सकता हो। भटगांव का ये स्कूल कितनी जर्जर स्थिति में है इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। कैसे स्कूल की दीवारों पर दरारें पड़ी हुई हैं। भटगांव का स्कूल साल 1988 में बना था
आज तक स्थिति पर गौर किया जाए तो इस स्कूल में आज करीब 11 गांव के 407 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन संसाधनों के नाम पर इस स्कूल में आज वो सब नहीं दिख पाता जो कि बच्चों को मिलना चाहिए था। जब सरकारी व्यवस्था बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई तो लोगों ने खुद मोर्चा संभाला और सामुदायिक प्रयास के चलते 11 कक्षाओं का निर्माण करवाया। अब स्थिति ये है कि 11 कक्षाओं में से 6 कक्षाओं की हालत बेहद खराब हो चली है। सर जो ये रूम है ये बंद क्यों रहता सर पड़ा हुआ? सर यहाँ पे जो है बरसात में पूरा रूम जो है टपकता है और आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी दरार भी आ रखी है। तो बारिश के दिन तो पूरा रूम में यहाँ पानी भर जाता है, इसलिए हमने बरसात के दिनों में आजकल 2-3 महीने के लिए इस कमरे को बंद किया हुआ है, क्योंकि इस कमरे में कभी कोई हादसा हो सकता है। और हमने इसके लिए विभाग को भी दिया है कि हमारे जो 3 क्लासरूम है यहाँ पे 9th और 6 का और 7th का जो क्लासरूम है, ये तीनों कमरे हमारे जो है बहुत ज़्यादा टपकते हैं और तेज बारिश होने पे पूरे कमरे में पानी आ जाता है। लेकिन हमने कई बार हर साल सूचना मांगी जाती है विभाग के द्वारा कि किन किन भवनों, लेकिन हम बरसात के टाइम पे इन बच्चों को अदर क्लासों में शिफ्ट कर देते हैं और 2-3 क्लास एक साथ चलाते हैं, जैसे 6, 7, 8 के एक कमरे में बिठा दिया। भवन हमारे पास है ही नहीं। दुर्भाग्य है कि यहाँ इस उत्तराखंड के सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज भटगांव 20 वर्ष पहले उच्चीकृत हुआ था, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज तक इस विद्यालय को सरकार की तरफ से कोई भवन की सुविधा नहीं दी गई। इसके लिए हमारे द्वारा कई बार विभाग को संघर्ष किया गया, विभाग को अवगत करवाया गया, परंतु विभाग के द्वारा या हमारे जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा उन विद्यालय को पैसा दिया जाता है जहाँ पर भवन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका उदाहरण है कि जिला योजना में पूर्व में या जितना भी धन आवंटन किया गया उन विद्यालयों को दिया गया जहाँ कमरे बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस विद्यालय को हमेशा नजर रखा। विद्यालय भवन यहाँ पर नहीं है, भवन का अभाव है और हमारे पास 11 कक्षा हैं जिनमें से मात्र 6 कक्षा छात्रों के बैठने लायक हैं और बाकी के जो कक्षा हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य कक्ष भी अत्यंत जीर्ण अवस्था में है, जो कभी भी बारिश में ढह सकता है। वही स्थिति हमारे प्रधानाचार्य कक्ष की भी है और इस संबंध में हमने बार शासन को अवगत कराया है विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, लेकिन आश्वासन के सिवा अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अभी तक हमारे पास भवन की उपलब्धता नहीं है, शौचालय भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अब इस स्कूल में अध्यापकों की क्या स्थिति है वो भी सुन लीजिए। स्कूल में 21 अध्यापकों के पद हैं, लेकिन सिर्फ 11 पदों पर ही यहाँ शिक्षक तैनात हैं और 10 पद खाली पड़े हुए हैं। न तो स्कूल में प्रयोगशाला है और न ही लाइब्रेरी। अभिभावक संघ की बैठक में यहाँ पर पैसे इकट्ठा किए जाते हैं ताकि जीर्ण शीर्ण कमरों की मरम्मत करवाई जाए। सर ये जो है धनराशि हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी जो है ये छतें जो मतलब गिर रही है, ये जो टूट रही है, इसके नीचे हमारी कोई अध्यापक मर जाए या कोई बच्चा मर जाए, इसकी वजह से जो है सरकार को कई बार गुहार लगाने से जो है हमने आज तक जो है मतलब जितनी भी बार भी गुहार लगाई, जितनी बार भी हमने यहाँ से प्रस्ताव पारित किए हैं, सदन में हो चाहे बैठक में हो चाहे गांव के ग्रामवासियों से हो, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। हमारे मतलब इस विद्यालय प्रांगण के लिए कोई पैसा नहीं भेजा है। उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर भले ही सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन पहाड़ सरकारों का आईना है और पहाड़ असली हकीकत दिखा देते हैं। एक और हकीकत घनसाली से सामने आई है जो बताती है कि कैसे शिक्षा की व्यवस्थाएं खुद ही फेल होती नजर आ रही हैं। तहलका इंडिया के लिए घनसाली से हर्षमणि उनियाल की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट देखने के बाद सवाल एक ही उठता है कि आखिर कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की कमी है और बच्चों की कमी के चलते सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। इस स्कूल में 407 के करीब छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन और शासन ने और शिक्षा विभाग ने इस स्कूल का क्या कायाकल्प कर दिया, ये बात समझ से परे है। क्योंकि सरकार दलीलें हर बार यही देती है कि स्कूलों में छात्र संख्या घटती जा रही है, गुणवत्ता कम है, लेकिन अगर यहां पर 11 गांव के 407 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं तो फिर यहां पर शिक्षा की गुणवत्ता क्या है वो हमने आपको दिखाई। और सवाल यह उठता है कि आखिर ये गुणवत्ता शिक्षा की क्यों है, क्यों यहां पर जो अभिभावक हैं वो खुद पैसे इकट्ठा करके भवन का निर्माण करवाते हैं, क्यों वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, परिजन हैं बच्चों के, वो खुद से ही तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने में वहां पर क्यों लगे हुए हैं, क्यों जनप्रतिनिधि जिन्हें आज तक ज्ञापन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से ये कहा गया कि विद्यालय में जो 3 कक्षाएं हैं वो बेहद जर्जर स्थिति में हैं, कभी भी टूटकर गिर सकती हैं, उनका निराकरण क्यों किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया और क्यों
उनकी मांगों पर सुनवाई विधायक के द्वारा नहीं की गई। तमाम सवाल है जो उठते हैं कि आखिर सीमांत क्षेत्र में रहना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि आप सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुनते नहीं हैं, उनके लिए काम नहीं करते हैं, जबकि वहां पर स्कूल में, सरकारी स्कूल में अच्छी खासी संख्या है, 407 के करीबन छात्र छात्राएं वहां पर पढ़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति वहां पर जो भी है बेहद हैरान कर देने वाली है। और सवाल ऐसे में यही उठता है कि इन 407 छात्र छात्राओं के भविष्य का जिम्मेदार आखिर कौन होगा, क्योंकि इस स्कूल में जो स्थानीय लोग थे और जो परिजन थे उन्होंने ही खुद के सहयोग से जब पैसे इकट्ठा किए, उसके बाद वहां पर 11 कक्षाओं का निर्माण किया गया। उनमें से 6 की स्थिति आज बेहद खराब है और 3 अत्यंत जर्जर हाल में पड़ी हुई हैं। न यहाँ पर कोई लैब है, लैब बड़ी दूर की बात नजर आती, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं ये खुद ही तस्वीरें डरा देने वाली हैं कि आखिर किसी स्कूल में ऐसे बच्चे कैसे वहां पर पढ़ेंगे। काफी ज्यादा छात्र संख्या एक कक्षा में होने के कारण वहां पर स्टूल और जो मेज हैं उनकी व्यवस्था नहीं की गई है। बच्चे मजबूरी में जमीन पर बैठते हैं। बरसात के समय, जैसे कि टीचर वहां के बता रहे थे, बरसात के समय एक कमरे को तो बंद ही कर दिया जाता है। ऐसे 3 कमरे वहां पर हैं जिन्हें बरसात के समय पर बंद रखा जाता है करीब 3-4 महीने के लिए, क्योंकि बरसात के समय में अगर उन कमरों को खोल दिया जाए और वहां पर बच्चों को बिठा दिया जाए तो किसी तालाब से कम वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से जो छत है वो टपकती रहती है और कोई भी अनहोनी वहां पर घटित हो सकती है। तो इन सब के बीच बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक भगवान के भरोसे पहाड़ों में शिक्षा चलेगी। खुद प्रधानाचार्य का जो ऑफिस है उसके भी बड़े बुरे हाल हैं। प्रधानाचार्य खुद बता रहे थे किस तरह से उनके ऑफिस के हाल बेहाल पड़े हुए हैं, कभी भी वहां पर हादसा हो सकता है। दीवारें बेहद जर्जर स्थिति में हैं। 1988 में ये स्कूल यहां पर बनाया गया था, उच्चीकृत इसे किया गया था, लेकिन आज करीब 3 दशक बीत जाने को हैं। लेकिन 3 दशक के बाद भी क्या इस स्कूल को वो तमाम सुविधाएं मिल पाई हैं जो सुविधाएं यहां पर होनी चाहिए थी, क्योंकि 1988 से लेकर 2018 तक काफी लंबा समय बीत जाता, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां सुधरती नहीं हैं। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ महावीर प्रसाद रतूड़ी जी जुड़ चुके हैं, प्रधानाचार्य हैं इस स्कूल के। रतूड़ी जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। जी सर, नमस्कार सर। रतूड़ी जी, स्कूल की व्यवस्था आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हैं, क्योंकि बेहद जर्जर हाल में स्कूल लग रहा है। जी सर, समस्या तो यहाँ पर सबसे पहली समस्या तो ये है कि विद्यालय में कक्ष नहीं है छात्रों के बैठने के लिए। यहाँ पर 11 कक्ष हैं, जिनमें से मात्र 6 कक्ष ही बैठने लायक हैं, बाकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है जी। और यहाँ पर प्रयोगशाला भी नहीं है, प्रयोगशाला का कक्ष नहीं है, साथ में पुस्तकालय का कक्ष नहीं है, पर्याप्त मात्रा में शौचालय भी नहीं है, जबकि यहाँ पर 407 बच्चे अध्ययनरत हैं वर्तमान में। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है सर। अब बिल्कुल रतूड़ी जी, सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार कहती है कि जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर बच्चे कम हो रहे हैं, लेकिन यहां पर छात्र संख्या भी अच्छी खासी है। इसके बावजूद भी क्या आज तक प्रशासनिक अधिकारियों ने, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक साहब हैं, उन्होंने कभी इस स्कूल की व्यवस्था सुधारने की जहमत नहीं उठाई? आश्वासन तो दिया है अधिकारियों के द्वारा भी, समय समय पर निरीक्षण किया गया है और आश्वासन भी दिया गया है। माननीय विधायक जी के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि आपको भवन उपलब्ध कराया जाएगा जी। लेकिन आज तक स्थिति वही है सर, केवल जो है आश्वासन के सिवा कोई व्यवस्था सुधरी नहीं है सर यहाँ पर। रतूड़ी जी, सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि वहां पर जो ग्रामीण है, जो परिजन हैं, जो अभिभावक हैं, वो खुद ही पैसे इकट्ठा करके वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं मूलभूत उन्हें मुहैया करवाने का काम करते हैं। जी सर, वो मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब शासन प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो मजबूरन उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि आखिर बच्चों के भविष्य का सवाल है और कक्ष बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यदि कोई हादसा हो जाता है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और बरसात में ये स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती होगी। महावीर प्रसाद जी, आपसे एक और चीज ये जानना चाहेंगे कि विद्यालय में शिक्षकों को लेकर अगर बात की जाए तो शिक्षकों को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती है, कितने शिक्षकों की कमी है, या फिर किस तरह से वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? जी, शिक्षकों की भी यहाँ पर भारी कमी बनी हुई है सर। विगत सत्र गेस्ट टीचर, अतिथि शिक्षक लगे थे, उनमें थोड़ी बहुत व्यवस्था बनी थी विद्यालय के लिए, लेकिन वर्तमान में अतिथि शिक्षकों के न होने से हमारे यहाँ पर वर्तमान में 22 पद सृजित हैं विद्यालय में, और उनमें से 12 पद LT के हैं और 9 पद प्रवक्ता के हैं और 1 पद प्रधानाचार्य के है। और उसमें से मात्र जो है 12 लोग इस समय कार्यरत है। 12 में से भी 1 शिक्षक की हमारी व्यवस्था की गई है राजकीय उच्च विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय राउमावी गेवली में, और बाकी हमारे यहाँ अभी समझ सकते हैं कि 10 पद रिक्त हैं प्रधानाचार्य सहित, और स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। इसीलिए परसों हमने जो बैठक आयोजन किया था PTA की और SMC की बैठक हमने बुलाई थी कि मतलब हम PTA के सहयोग से मतलब कुछ शिक्षकों की व्यवस्था करना चाह रहे थे।
बिल्कुल, तो स्थिति बेहद गंभीर है, इस पर सोचने की आवश्यकता जनप्रतिनिधियों को भी, सरकारों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर प्रसाद रतूड़ी जी तहलका इंडिया के साथ बातचीत के लिए। तो प्रधानाचार्य, जो प्रभारी प्रधानाचार्य वहां के महावीर प्रसाद रतूड़ी, जो साफ तौर पर इस स्कूल की दास्तान को बयां कर रहे हैं कि किस तरह से अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। 22 पद स्वीकृत हैं शिक्षकों के लिए, लेकिन 22 पदों के बावजूद भी महज 11 पदों पर ही वहां पर तैनाती की गई है। यहां तक कि खुद प्रिंसिपल का पद भी खाली है। वो एक प्रभारी प्रिंसिपल के तौर पर इस स्कूल की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। और जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का वहां पर आयोजन किया जाता है वो इसलिए करवाया गया पिछली बार कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि छात्रों को शिक्षकों की कमी पूरी की जाए। यानी कि खुद की तरफ से ही अगर लोगों को वहां पर सब कुछ करना था, भवन खुद की तरफ से बनाने थे, शिक्षकों की व्यवस्था खुद की तरफ से करनी थी, जो बैठने की व्यवस्था है बच्चों के लिए वो खुद करनी थी, तो फिर शिक्षा विभाग इस प्रदेश में क्या काम कर रहा है? जो घनसाली के विधायक हैं शक्तिलाल शाह, वो इस प्रदेश में क्या काम कर रहे हैं? अपनी विधानसभा के लिए क्या काम कर रहे हैं? ये तमाम सवाल उठते हैं, क्योंकि अगर अभिभावक ही वहां पर सरकार बन जाएं, अभिभावक वहां पर सारे काम करेंगे, तो फिर प्रशासन किस लिए है? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है, खासतौर पर तब जब आप किसी सीमांत क्षेत्र की बात कर रहे हो, किसी दूरस्थ क्षेत्र की बात कर रहे हो। सबका साथ और सबका विकास का नारा कहां पर अब सार्थक होता है? संतुलित विकास का नारा कहां पर सार्थक होता है? ऐसे कई सवाल हैं जो इन तस्वीरों को देखकर उठते हैं। और एक बार फिर से यही सवाल उठ रहा है कि आखिर संतुलित अगर विकास किया जा रहा है इस प्रदेश में या फिर इस देश में, तो फिर क्यों भटगांव की ये स्थिति है और देहरादून में ये स्थिति है, दोनों जगह एक जैसी स्थितियां क्यों नजर नहीं आती हैं? क्यों आज भी भटगांव में जब मानसून शुरू होता है तो मानसून के समय पर 3 क्लासों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए और कुछ बड़ी गड़बड़ वहां पर ना हो जाए। तो इस तरह की स्थिति है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे इस स्कूल का भवन जर्जर हाल में पड़ा हुआ है। 11 कक्षाओं में से 6 कक्षाएं बैठने लायक बिल्कुल भी नहीं है, उनमें से 3 की हालत तो बेहद खराब है। खुद प्रधानाचार्य का जो ऑफिस है उसकी हालत बेहद खराब है। इसी के अलावा अगर बात की जाए विद्यालय में व्यवस्थाओं की, तो विद्यालय में न तो कोई साइंस लैब है, न टेक्नोलॉजी से छात्र यहां पर दूर दूर तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, न छात्रों के बैठने के लिए व्यवस्था है। अगर कुर्सी मेज की व्यवस्था वहां पर की गई है तो छात्र संख्या इतनी ज्यादा है कि कमरे छोटे पड़ जाते हैं, वहां पर कुर्सी मेज आते नहीं है, इसीलिए छात्रों को मजबूरन जमीन पर बिठा दिया जाता है। तो आखिर इन सब के बावजूद सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या शिक्षा विभाग इस पर जवाब देगा? क्या शिक्षा मंत्री इसका संज्ञान देंगे? या फिर क्या जो विधायक हैं वो इस स्कूल में गए आज तक या नहीं गए? उनसे जो भी बातें कही गई हैं, जैसे कि जो बुजुर्ग थे गांव के, वो जिस तरह से बता रहे थे कि उनके द्वारा पत्र भी दिया गया, शिकायत लिखित में की गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि आश्वासन का जिक्र प्रधानाचार्य भी कर रहे थे कि विधायक जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन 1988 से लेकर आज तक हर दिन वहां पर दिया जा रहा होगा। 1988 में ये स्कूल बना था, लेकिन 1988 बीत जाने के बाद आज 2018 है और ऐसी स्थिति में जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है, चिंता में डाल देने वाली है, क्योंकि जर्जर स्थिति में ये भवन पड़ा हुआ है। करीब 11 गांव के 407 छात्र छात्राएं इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन संसाधन के नाम पर स्कूल में क्या है? एक इमारत, वो भी जर्जर स्थिति में, जिसके कि 3 कमरों को मानसून में बंद कर दिया जाता है ताकि वहां से पानी टपकता है तो वो छात्रों को परेशान न करे। अब खुद सोचिए, ये हम आपको क्या बता रहे हैं, कौन से विकास की दास्तां हम आपको बता रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति पर सरकारों को शर्म नहीं आनी चाहिए? क्योंकि जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग वहाँ पर की जाती है तो अभिभावक ही सारी स्थितियाँ सुधारने के लिए, अमूमन पहाड़ों के स्कूलों में इसी तरह से देखा जाता है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर कोई निजी स्कूल हो, जो स्थानीय लोग हैं और जो अभिभावक हैं उनके द्वारा वहाँ पर व्यवस्था की जाती है। शिक्षक अगर नहीं हैं तो शिक्षकों की व्यवस्था किस प्रकार से पूरी की जाए, उसके लिए वो लोग खुद वहाँ पर रुपये जोड़ते हैं और संसाधन जोड़ करके वहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था करते हैं। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ अजय लाल जुड़ चुके हैं, भटगांव के प्रधान हैं। प्रधान जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। तहलका न्यूज में सर नमस्ते जी। प्रधान जी, आपके जो भटगांव में स्कूल की स्थिति है उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, बेहद जर्जर स्थिति में है। क्या कुछ हाल है वहां पर स्कूल के? बहुत बेहद बुरे हाल है सर। इस समय तो बड़े मौत के कुएं में फंसे हुए हैं बच्चे, जैसे कैसे करके पता नहीं स्कूल की कैसी व्यवस्था चल रही है। बुरे हाल से हम लोग आज चंदा भी किया है, कुछ लोगों ने, गांव छात्रों, गांव के सदस्यों ने भी और गांव पट्टे स्तर वालों ने भी चंदा किया और कमरे की कुछ मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ बच्चे मौत के कुएं में बैठे हैं जी। तो क्या प्रधान जी, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या फिर और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे क्या इस मामले में कभी शिकायत नहीं की गई या फिर बताया नहीं गया कि स्कूल में इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, आप इनको ठीक करिए?
सर बार बार अवगत करवाया गया सभी अधिकारियों को से लेकर डीएम से लेकर सारे तरफ से चारों चौबंद करवाया गया, लेकिन कोई भी वहाँ देखने को आता ही नहीं है। देख करने को ना आता है, ना कोई देख रेख करता है, ना यहाँ पे सूझबूझ लेता है इस चीज की। हमने बार बार प्रतिनिधि होने के नाते सभी से बार बार कहा, लेकिन कोई भी इसको हमारे यहाँ क्षेत्र में आने की कोई कोशिश नहीं करता है। अच्छा प्रधान जी, इस जो स्कूल है, इस स्कूल में अगर भवन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि भवन की स्थिति हम भी देख पा रहे हैं बेहद जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं इस स्कूल में बनी हुई हैं? सर जैसे शौचालय भी नहीं है जी, और टीचरों की संख्या भी बहुत कम है, जबकि 22 होने चाहिए थे, केवल मात्र 10 ही हैं जी। तो बहुत ही वो है सर कि बड़ा टफ ही है चलना स्कूल का, कि लोग सुनते ही नहीं है। अधिकारी से लेकर चारों तरफ हमने बताया भी। एक बार हमने वहाँ स्कूल में लोकायुक्त भी लाए थे, डीएम साहब भी आए थे जी, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। ना तो वहाँ बिल्डिंग मिल रही, ना कुछ हुआ, ना पानी की भी वैसी समस्या है, लाइटिंग समस्या है, कमरे तो वहाँ जर्जरी है ही। वहाँ तो बच्चे तो ऐसे लगाते लोग कि सुबह को, जैसे आजकल बारिश है तो देखते कि सुबह को मिलेंगे बच्चे जी। बिल्कुल, तो स्थिति बेहद खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल जी तहलकांडिया के साथ बातचीत के लिए। ग्राम प्रधान है भटगांव के, और ग्राम प्रधान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि वो खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने भी कई बार जो उनसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो कि बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, डीएम से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर और विधायक तक, सबके पास शिकायत की है, लिखित में दिया है कि यहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं, बच्चे वहाँ पर खतरे में पड़ रहे हैं क्योंकि विद्यालय का भवन काफ़ी जर्जर स्थिति में है। तो ऐसे में आप कुछ व्यवस्था कीजिए, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सिर्फ आश्वासन हर बार दिए जाते हैं, और ज़रूर दिए जाते हैं, क्योंकि आश्वासन देने में जनप्रतिनिधि का कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति सुधारी नहीं जाती है। स्थिति इतनी बदतर हो चली कि जो खुद अभिभावक हैं और जो स्थानीय लोग हैं, वो अपने सहयोग से, जो शिक्षक हैं वो अपने सहयोग से वहाँ पर स्थितियों को सुधारने में जुटे हुए हैं। स्थितियों को किस प्रकार से ठीक किया जाए, संसाधनों को किस प्रकार से जोड़ा जाए, उसमें वो लोग जुटे हुए हैं। खुद से धन इकट्ठा करके, आर्थिक सहयोग जोड़ के वहाँ पर विद्यालय में 6 कक्षों का निर्माण करवा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अब स्थिति ये हो गई है कि 1988 से लेकर आज तक वो भवन इतना जर्जर हो गया है, वो कक्ष इतने जर्जर हो गए हैं कि अब वहाँ पर बरसात के समय में बेहद मुश्किल बच्चों का पढ़ना हो जाता है। अंदर पानी घुस आता है, तो दरारें भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से पड़ी हुई हैं इन स्कूलों में। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ भरत सिंह नेगी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं। नेगी जी, स्वागत है आपका तहलका-इंडिया न्यूज में। हाँ जी, हाँ जी। नेगी जी, भटगांव के स्कूल की स्थिति हम देख रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्यों ये समस्याएं दूर नहीं होती हैं? दूर तो था ये विभाग जाने और शासन जाने, लेकिन जो हकीकत है, वो जो पिक्चर है वो आपके सामने हमने बयां करके रखी हुई है। ये 88 का हाई स्कूल बना हुआ था और आज तक वहाँ पर प्रॉपर ढंग से जो है बच्चों के लिए कक्षा कक्ष और इवन कार्यालय कक्ष जो है उनके ढंग से नहीं बने हुए हैं। वहाँ के अभिलेखों को सुरक्षित रखना होता है। बरसात में पानी टपकता है तो बच्चों को शिफ्ट करना पड़ता है छोटे छोटे कमरों में, कभी छुट्टी करनी पड़ती है। तो दूर दराज का स्कूल है और बहुत सीमांत पे बसा हुआ है। एक गोनगढ़ का 12-13 गांव का एकमात्र इंटर कॉलेज है। 460 लड़के आज की डेट में वहाँ पर अध्ययनरत हैं जी। और वहाँ पीटे की परसों बैठक हुई थी। पीटे की बैठक में हम गए थे, तो हम लोगों ने जो है 30-40 हजार का चंदा करके जो है पुराने सारे कक्ष को ढकने के लिए जो है लोगों ने चंदा इकट्ठा किया है जी, ताकि विद्यालय के अभिलेखों को कम से कम जो है सुरक्षित रखा जाए। यही स्थिति है जी। और वहाँ की मॉनिटरिंग नहीं होती है, वहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं होता है। दिस आइसोलेटेड है दिस एरिया एंड दिस कॉलेज इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड इवन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक जी। यहाँ के प्रतिनिधि तक जो है वहाँ पर वो उसका जो वो संज्ञान नहीं लेते हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। और शासन और विभाग हमारे जो वहाँ पर अधिकारी लोग हैं, कोई जाते नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी हो चाहे उच्च अधिकारी हो, वहाँ पर कोई जाते नहीं देखने की यहाँ पर क्या स्थिति है जी। वो सब हकीकत है। हमने जो है भौतिक रूप से वहाँ पर देख करके बैठ करके वहाँ पर सर्वे किया है। पीटे की बैठक में हमने सारी चीजें वहाँ पॉइंट आउट की है। जो चीज हमने बताई है वो सामने भौतिक रूप से बताई वो सच है। वहाँ पर दीवारें
एक कच्चा कक्ष वहाँ पर ऐसा है जो परीक्षा विभाग में है और उसकी दीवारें फट गई है। बिल्कुल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इससे बड़ी नाकामी की बात शिक्षा विभाग के लिए क्या होगी कि स्कूल में ऐसी व्यवस्था है कि जो अभिभावक हैं और जो परिजन है वहां पर वो खुद व्यवस्थाएं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निकी जी तहलका इंडिया के साथ बातचीत के लिए। तो साफ तौर पर सभी का यही कहना है कि विद्यालय की स्थिति बेहद जर्जर है, प्रशासन सुनता नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। इसके बावजूद भी जो स्थानीय लोग हैं और जो अभिभावक हैं वहां पर वो इस स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करने के बाद वहां पर व्यवस्थाओं को अपने स्तर पर सुधारा जा रहा है। अगर ऐसा ही करना है तो फिर शिक्षा विभाग का इस प्रदेश में क्या काम है, शिक्षा मंत्री का इस प्रदेश में क्या काम है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए तहलका इंडिया के साथ। नमस्कार।